मैं बात करूं शहीदों की, तुम करो मोदी मोदी। मैं बात करूं शहीदों की, तुम चिल्लाओ भाजपा भाजपा। ऐ मेरे हिंदू भाइयों, अपने दिल पे जरा हाथ तो रखो और सोचो, जो मरा, अगर हिंदू मुसलमान से ही सोचते हो तो हमारे जो लोग मारे गए उसमें ज्यादातर हिंदू थे। नाम पूछ के मारा गया ना, तो हिंदुओं को मारा गया था पहलगांव में। तो संसद में हुआ क्या? संसद की दो तस्वीर है। जब प्रियंका गांधी जी खड़े होकर संसद में, क्योंकि अभी तक मोदी जी ने उन 26 शहीदों का नाम नहीं लिया था, न लिया। शहीदों से इतनी तकलीफ क्यों? यह कोई बताने वाला नहीं है। यह तो खुद हमारे भारतीयों को समझ में आ जानी चाहिए। लेकिन जिनके दिमाग में गोबर भरा हो और खून की जगह गाय का पेशाब दौड़ रहा हो, उनको यह समझ में कैसे आएगा? पहली तस्वीर, जब प्रियंका गांधी उन 26 शहीदों का नाम ले रही थी, तो हुआ यह कि जब पहले शहीद का नाम लिया तो पीछे से, नाम के पीछे तमाम लोगों ने लगाया भारतीय। दूसरे शहीद का नाम लिया भारतीय, तीसरे शहीद का नाम लिया भारतीय, चौथे शहीद का नाम लिया भारतीय। प्रियंका गांधी जी एक एक शहीद का नाम ले रही थी और पीछे से भारतीय भारतीय। ऐसे में पाकिस्तानी तो नहीं लेके रहे थे ना, शहीद का नाम लेके पाकिस्तानी, शहीद का नाम लेके भारतीय। ऐसे में भाजपा का पूरी संसद को खड़े होकर कहना चाहिए था भारतीय भारतीय भारतीय। लेकिन शहीद के नाम से भाजपा को इतनी तकलीफ हुई, जब वो भारतीय भारतीय के नारे लगने लगे, ओम बिरला जी का चेहरा उतर गया, ये वाला होठ ऊपर चढ़ गया, आंखें छोटी हो गई और वो कहने लगा, ये नहीं कर सकते आप, ये नारेबाजी नहीं कर सकते आप, ये नारेबाजी आप नहीं कर सकते, बैठ जाइए, ये गलत है। भारतीय बोलना शहीदों को गलत है। पहले ये मंजर देखिए, फिर इसका दूसरा मंजर दिखाऊंगा। मधुसूदन राव सदस्य नारेबाजी का सदन नहीं है। ये तरीका ठीक नहीं है आपका। मंजुनाथ राव, शहीद के नाम के आगे भारतीय लग रहा है तो भाजपा वालों को तकलीफ हुई। अब मोदी जी खड़े हुए, अब मोदी जी बयान दे रहे हैं तो शहीद नहीं, मोदी मोदी। और ओम बिरला जी का उठा हुआ होठ नीचे आता है, छोटी आंख बड़ी हो जाती है, आंखों में प्यार उमड़ आता है, चेहरे की झुर्रियां मिट जाती हैं, चेहरे पर रौनक और सूरज जैसा तेज आ जाता है। एक अजीब सी मुस्कान उनके चेहरे पर, नजरे मोदी के चेहरे पर, प्रधानमंत्री के प्यार में मग्न मुग्ध। ये दोनों मंजर देखिए, मोदी मोदी। ओम बिरला जी अब यहां नहीं कह रहे नारेबाजी नहीं करो, प्रधानमंत्री को बोलने दो। शहीदों से इतनी नफरत है। अमेरिका का वो सफेद शैतान जिसका नाम डोनाल्ड ट्रंप, जिसने हमारे मोदी जी को, हमारे ऑपरेशन सिंदूर को, हमारी सेना को अपमानित किया कि भाई मैंने जंग रुकवाई है, 25 मर्तबा अगले ने बोल दिया। अब मोदी जी से ये उम्मीद की जा रही थी कि संसद में मोदी जी खड़े होकर कहें कि ट्रंप, क्योंकि ट्रंप नाम ले रहा था ना बार बार मोदी जी का और भारत पाकिस्तान, तो नाम लेकर बोलना चाहिए मोदी जी को कि ट्रंप झूठ बोल रहा है। अब संसद में मोदी जी खड़े होते हैं। अच्छा, भाषण देने के मास्टर हैं मोदी जी। भाषणबाजी चल रही थी कि किसी देश ने जंग नहीं रुकवाई, किसी देश के नेता ने नहीं। उधर से पीछे से राहुल गांधी ने बोल दिया, बोल दीजिए कि ट्रंप झूठा है। फिर
जब ये बात राहुल गांधी की पीछे से कानों में मोदी जी के आई तो फिर एक मूवमेंट था कि तुरंत मोदी जी का गला सूख जाता है और वो पानी पीते हैं और वो मीम बन जाता है। और वो मीम अपने में एक पूरा सच सा नजर आ रहा है। देखिए कि हमने हमारा लक्ष्य पूरा कर दिया है, अगर आप कुछ करोगे तो महंगा पड़ेगा। और आप दिन ऐसे कैसे चलता है? अच्छा, इंडिया अलायंस मोदी जी के साथ बहुत बड़े लेवल पर खेल रहा है बहुत तगड़ा। संसद में मोदी अपने भाषणबाजी में कह रहे थे कि जैसे ही पहलगाम अटैक हुआ मैं फौरन सऊदी अरब से वापस आया, और उसके बाद जैसे उन्होंने यूं कहा, पीछे से इंडिया अलायंस चीख के सारे एक साथ बोले, उसके बाद आप बिहार चले गए थे। बिहार मूवमेंट है भाई, देखिए। 22 अप्रैल को मैं विदेश था, मैं तुरंत लौट के आया और आने के तुरंत बाद मैंने एक बैठक बुलाई और उस बैठक में हमने साफ साफ निर्देश दिए। अच्छा, संसद में मोदी जी के लिए पाकिस्तान, चाइना, तुर्की ये मुद्दा नहीं थे। मुद्दा था कांग्रेस का सोशल मीडिया। आपको याद होगा, जंग के दौरान एक बीएसएफ का जवान पाकिस्तान के इलाके में चला जाता है जिसे पाकिस्तान गिरफ्तार कर लेता है। तो अपने देश के सैनिकों के लिए कांग्रेस और दूसरे लोगों ने भी आवाज उठाई कि अपना सैनिक भाई जिंदा सही सलामत वापस लेके आइए। तो पाकिस्तान और चाइना के मुद्दे पर बात करने के बजाय सोशल मीडिया जो कांग्रेस का है उसका बड़ा दर्द है मोदी जी को, उस पर वो ज्ञान दे रहे हैं। तकलीफ तो होती है भाई साहब जब कोई सामने सवाल कर देता है, पोल खोल देता है। देखिए, पहलगाम हमले के बाद हमारा बीएसएफ का एक जवान पाकिस्तान के कब्जे में गया, तो फिर इनको लगा वाह बड़ा मुद्दा हाथ में आ गया है, हम मोदी फंस जाएगा। अब तो मोदी की फजीयत जरूर होगी। और उनकी इकोसिस्टम ने सोशल मीडिया में बहुत सारी कथाएं वायरल की कि ये बीएसएफ के जवान का क्या होगा, उसके परिवार का क्या होगा, ये वापस आएगा, कब आएगा, कैसे आएगा, न जाने। पुलवामा में जहां अटैक हुआ था, आपने मेरे वीडियोस में देखा होगा। अभी कुछ वक्त पहले मैं वहां गया था, कई बार कश्मीर होके आया, पहलगाम इलाके में होके आया। जिस साइड रोड से, मेन रोड के बाजू में एक रोड है, इधर से गांव से आ रही है, उधर से वो गाड़ी आरडीएक्स वाली आई थी और हमारे सैनिकों पर वहां से हमला हुआ था। वो मंजर मुझे याद आ जाता है। वहां के लोकल लोग ने जो मुझे बताया, मैं यहां बोल नहीं सकता। तो दोस्तों, आज तक ये नहीं पता कि वो जो आरडीएक्स जिस गाड़ी में आया था, अब तक वो गाड़ी नहीं पकड़ी गई। पहलगाम के आतंकवादी तो दूर, इतना सारा आरडीएक्स 300 किलो कहां से आया ये भी छोड़िए। ये जो आरडीएक्स जिस गाड़ी में आया था भाई, वो गाड़ी फटी होगी, तबाह कुछ तो हुआ होगा, पता ही नहीं है। यही बात अखिलेश यादव जी ने भी उठाई है और बात सोचने वाली है। पुलवामा में जो गाड़ी में आरडीएक्स आया, वो गाड़ी आज तक क्यों नहीं पकड़ी गई? और शायद भारतीय जनता पार्टी के लोग ये जानते होंगे कि बहुत सारे, अब सोचिए, जो शहीद हुए हैं पहलगाम में, उनका नाम भाजपा ने आज तक नहीं लिया। प्रधानमंत्री मोदी को अपने मुंह से संसद में उनका नाम लेना चाहिए था ना। शहीदों के घर वालों को उम्मीद थी कि हमारा प्रधान हमारे जवान का नाम लेगा, हमारे शहीद का। लेकिन दिक्कत है, शहीदों से तो नाम कैसे लेंगे। तो हुआ यह कि अपडेट आया है शहीद की पत्नी का। उन्होंने खुद कहा कि मुझे पूरा यकीन था कि मोदी जी, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, हमारे शहीदों का, मेरे जो हस्बैंड शहीद हुए उनका नाम लेंगे। उन्होंने नहीं लिया, पूरा डिसअपॉइंट किया उन्होंने। लेकिन हम शुक्रगुजार हैं कांग्रेस का कि उन्होंने शहीदों का नाम लिया। बस मुझे एक बहुत बड़ा दुख है मेरा कि उन्होंने उन 26 लोगों के लिए कुछ नहीं बोला। जहां
प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी, उन दोनों को भी मैं थैंक यू बोलूंगी कि उन्होंने उन 26 लोगों की बात करी है। शुभम का भी नाम लिया था उन्होंने पार्लियामेंट में, बट मुझे इस चीज का दुख है। इवन मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि आज पीएम सर कुछ तो उन 26 लोगों की बात करेंगे, उन 26 के रिस्पेक्ट के लिए कुछ तो बोलेंगे, बट ये नहीं बोला। इस चीज का मुझे बहुत दुख है आज। इसी तरह से संसद में जो विपक्ष की पार्टियों ने बात रखी है ना, उन बातों में दम है। वो इलॉजिकल नहीं है कि मैं सो रहा था और अचानक से अमेरिका के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का फोन आया, मैं वहां था, मैं सऊदी अरब से वापस लौटा, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने पाकिस्तान। रुक जाओ, थम जाओ, मेन बात क्यों नहीं बोलते? आपको पता है कि हमने पाकिस्तान का पूरा बाइकआउट किया है। जिस आदमी ने कहा था मेरे जिस्म में खून नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है, गरम सिंदूर, वो गरम सिंदूर ठंडा हो गया और पाकिस्तान के साथ हम मैच खेलेंगे। अब यही बात असदुद्दीन ओवैसी ने और बेहतर तरीके से फैक्ट सामने रखकर रखी है। इसका जवाब मोदी जी दे ही नहीं सकते। सवाल आपके जरिए से वजीर आजम और हुकूमत से यह है, फिर जिन इंसानों को बैसारा की वादी में मारा गया था, क्या आपका जमीर इस बात की इजाजत देता है कि आप ट्रेड बंद कर दिए? पाकिस्तान का एयरक्राफ्ट हमारे एयर स्पेस में नहीं आ सकता, उनकी कश्ती हमारे पानी में नहीं आ सकती, ट्रेड खत्म हो चुका है, डायरेक्ट इनडायरेक्टेड। आपका जमीर जिंदा क्यों नहीं है? किस सूरत से आप पाकिस्तान से क्रिकेट मैच खेलेंगे जब हम पानी नहीं दे रहे हैं? 80% पानी पाकिस्तान का हम रोक रहे हैं, ये कहकर के पानी और खून नहीं बहेगा, आप क्रिकेट मैच खेलेंगे? मैडम, मेरा जमीर तो गवारा नहीं करता कि मैं उस मैच को देखूंगा। क्या इस हुकूमत में इतनी हिम्मत है कि उन 25 मरने वालों को फोन करके कहे कि देखो हमने ऑपरेशन सिंदूर में बदला ले लिया, अब तुम पाकिस्तान का मैच देखो? बड़ी अफसोस की बात है मैडम। आप ओवैसी को सपोर्ट करें ना करें, राहुल गांधी को, किसी को सपोर्ट करो ना करो, लेकिन उनके द्वारा जो बात बोली जा रही है उसमें जो आपकी बात दिल में उतर रही है, दिमाग में जा रही है, वो तो आप समझो। संसद से बाहर आए राहुल गांधी, उन्होंने बहुत बड़ी बात कही और उस पर हमारा भी ध्यान नहीं गया था। मोदी जी ने अपने पूरी स्पीच में चाइना का नाम नहीं लिया, जबकि भारतीय सेना बता चुकी है कि ऐलान कर चुकी है कि चाइना अपनी इंटेलिजेंस और सैटेलाइट टेक्निकल हेल्प पूरी पाकिस्तान को दे रहा था। और अलग से एक खबर मैंने आपको 4 दिन पहले बताई थी, उसका जिक्र किसी ने नहीं किया, मैं करता हूं ना, सुनिए। मैं आपको याद दिला दूं कि नेटो की जो रणनीति होती है जंग की, उस रणनीति पर चीन ने नजर बना कर रखी थी, जासूसी करी थी कि ये भाई कैसे लड़ना सिखाते हैं। तो उसमें एक नीति ये थी कि एक फाइटर जेट आगे जाता है जासूसी करने के लिए, देखता हुआ जाता है, जगह देखता हुआ जाता है, और उसके जस्ट पीछे एक और फाइटर जेट होता है, वो बमबारी करता हुआ चलता है। ये एक नेटो की रणनीति है। ऐसी बहुत सारी नीतियां हैं। इस नीति का इस्तेमाल कर रहा था पाकिस्तान भारत पर अटैक करने के लिए, और वो नेटो की नीति चाइना ने पाकिस्तान को सिखाई थी, ट्रेन किया था पाकिस्तान को। इसका जिक्र किसी ने नहीं किया। तो राहुल गांधी ने यही बात कही है कि चाइना को तो नाम नहीं लिया मोदी जी ने। सुनिए, देखिए, उन्होंने क्लियरली नहीं कहा कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। शायद 29 बार ट्रंप ने बोला है, उसका जवाब नहीं दिया। और सबसे इंटरेस्टिंग बात थी कि पूरे भाषण में चाइना शब्द प्रधानमंत्री ने नहीं बोला। पूरा देश जानता है कि पाकिस्तान की मदद, टेक्निकल मदद, एयरफोर्स की मदद चाइना ने की, मगर प्रधानमंत्री के मुंह से, डिफेंस मिनिस्टर के मुंह से चाइना शब्द नहीं निकला। यार, मोदी जी के जो चाहने वाले हैं ना, भक्त उनके नेता, भाई अलग लेवल के हैं। उनका कोई भाई तोड़ ही नहीं, कोई टक्कर ही नहीं है। वो इसी बात को खुश हो जाते हैं कि मोदी जी ने अमेरिका के उपराष्ट्रपति का फोन नहीं उठाया। यही हाल है इनका, ऐसे ही रिएक्शन आता है। मोदी जी ने कहा कि
मैं 1 घंटे तक अमेरिका के उपराष्ट्रपति का फोन नहीं उठा पाया। मैं सेना के साथ मीटिंग कर रहा था। पीछे से बंदरों की तरह चीखना शुरू। अच्छा जी चलो ठीक है। उसके बाद मोदी जी ने यह भी कहा कि कॉल बैक मैं नहीं करी, और अमेरिका के उपराष्ट्रपति ने बताया कि पाकिस्तान भारत पर बड़ा हमला करने वाला है, तो मैंने उनसे कह दिया कि अगर पाकिस्तान ये करेगा तो पाकिस्तान को इसकी मोटी कीमत चुकानी पड़ेगी। मोदी मोदी क्या मतलब संसद में चल गया रहा भाई। देखिए 9 तारीख को रात को अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझसे बात करने का प्रयास किया। वो घंटे भर कोशिश कर रहे थे, लेकिन मेरी सेना के साथ मीटिंग चल रही थी, तो मैंने उनका फोन उठा नहीं पाया। बाद में मैंने उनको कॉल बैक किया। मैंने कहा कि आपका फोन था, 3-4 बार आपका फोन आ गया, क्या है? तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझे फोन पे बताया कि पाकिस्तान बहुत बड़ा हमला करने वाला है। ये उन्होंने मुझे बताया। मेरा जो जवाब था, जिनको समझ नहीं आता है उनको तो नहीं आएगा। मेरा जवाब था, अगर पाकिस्तान का ये इरादा है तो उसे बहुत महंगा पड़ेगा। ये मैंने अमेरिका के उपराष्ट्रपति को कहा। अगर पाकिस्तान हमला करेगा तो हम बड़ा हमला कर करके जवाब देंगे। ये मेरा जवाब था। चलिए अब आते हैं अगले मुद्दे पर। जो भीड़ कुंठित मानसिकता की है, उनके दिल में नफरत, दिमाग में नफरत, मन में नफरत, मन नफरत वाला, मन मटमैला, खून में नफरत, आंखों में नफरत, जबान पे नफरत मुसलमानों के लिए, इन्हें तैयार किया है इसी मोदी जी की भीड़ में, जिसे अंधभक्त कहा जाता है। यह भीड़ इतनी खराब, इतनी खतरनाक है। एक वक्त था शुरुआत में, मैं ये कहता था, क्योंकि मुझे भी ये लगता था कि जो हमारे पढ़े लिखे हिंदू भाई है ना, वो अंधभक्त नहीं होंगे। लेकिन आज पढ़ा लिखा, जहाज से चलने वाला, जहाज से सफर करने वाला, डॉक्टर, इंजीनियर, सर्जन, ट्रेन चलाने वाला, चाहे ड्राइवर हो, जहाज उड़ाने वाला पायलट हो, एयर होस्टेस हो, भाई ये जो नाम ले रहा हूं ना, सबकी जानकारी है मेरे पास, सबके किस्से हैं मेरे पास कि ये मुसलमानों से किस लेवल की नफरत करते हैं। बहुत गंदी। लाइव एग्जांपल दूं आपको कि मुसलमान को बदनाम करने के लिए एक खास धर्म के लोग किस हद तक गिर रहे हैं। इतना मन मैला है तो उस मन में प्रभु श्री राम कैसे हो सकते हैं? इतना गंदा दिल है तुम्हारा तो भोले उसमें कैसे बस सकते हैं? ईश्वर उसमें कैसे बच सकता है जो सिर्फ नफरत की बदबू से भरा हुआ है? एक फ्लाइट स्कॉटलैंड से लंदन जा रही थी। जहाज के अंदर एक व्यक्ति अचानक से अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, डेथ टू अमेरिका के नारे लगाने लगता है। लोग कहने आ रहा है ये तो मुल्ले ऐसे ही होते हैं, मुसलमान साले ऐसे ही होते हैं। अब हुआ क्या? घंटे जब बीते, इंक्वायरी हुई, पूछताछ हुई, तो नाम निकल के क्या आया? अभय अभय हिंदू। आप देखिए किस तरह से मुसलमान को बदनाम करने के लिए अपनी जान का सौदा कर रहे हैं लोग, कि जेल हो जाना पड़े तो जाए, कुछ भी हो जाए, चाहे मुसलमान को बदनाम करना है। वो मंजर ये है।
अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। Sit down. Don't move. ये मानसिकता है आसपास जो आपके लोग रह रहे हैं, जिनको आप अच्छा बहुत समझ रहे हैं कि भाई ये वैसा नहीं है। कब कौन कैसा कहां पलट कर आपको नुकसान पहुंचा दे आप सोच भी नहीं सकते। अब वो बात अलग है कि इसको मानसिक रोगी बताकर, डिप्रेशन में बताकर बचाने की कोशिश की जाए। देख लीजिएगा ऐसा ही होगा। यूपी के चंदौली की एक ऐसी घटना, आपको उससे पता चलेगा कि मुसलमान का दिल कितना बड़ा है और मुसलमान फसाद नहीं चाहता। यूपी के चंदौली में एक मुसलमान व्यक्ति अपना घर बनवा रहा था। खुदाई के दौरान शिवलिंग निकलता है, मूर्ति निकलती है, लोग इकट्ठे होते हैं, देखते हैं। फिर वहां भाजपा के विधायक पहुंच जाते हैं। वो जो भाजपा के विधायक थे वो उस मुस्लिम के दोस्त ही हैं। तो मामला ये हुआ कि उस बंदे ने, मुसलमान शख्स ने, अपनी वो पूरी जमीन हिंदुओं को दान कर दी। फसाद ना हो, ड्रामा ना हो, जिंदा रहने का उसके पास शायद यही तरीका था, लेकिन अपना बड़ा दिल दिखाया। हालांकि भाजपा के नेता ने बहुत सही बात कही, कहा कि इसकी अगर तुम कीमत लेना चाहते हो तो हम कीमत देने को तैयार हैं। अगले ने कह दिया कि नहीं, ये मैं दान कर रहा हूं। तो जहां नफरतों का सैलाब आता है, मुसलमान वहां पर खड़ा होकर उस सैलाब को, नफरत को रोकने की कोशिश करता है। मैं अपने पूरे समाज के द्वारा और अपने पूरे सब्सक्राइबर की तरफ से इस भाई का शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत शुक्रिया। ये लोगों का, गांव के लोगों का ये मानना कि इसके अंदर अभी और अवशेष मिल सकते हैं, अवशेष मिल सकते हैं। तो यह जमीन का प्रांगण जहां दिखा, सारा प्रांगण नहीं, जहां दिखा, यदि आपको लगता है कि नहीं अगर हम इसको छोड़ के बना सकते हैं थोड़ा दूर तक, तो कोई ऐतराज है आपको? रमेश जी हमारे पुराने मित्र हैं, ये कहेंगे मैं छोड़ दूंगा, मैं इनके सम्मान में छोड़ूंगा। गाँव के सकलैन मेरा दोस्त है, सकलैन मेरा मित्र, मैं जानता नहीं था कि इसी का है। ये तो एक बैग आगे बताया इसने कि ये मेरा ही। तो सवाल ये बात नहीं, चाहे भावना का सवाल है। ये भी बहुत प्रेमी लड़का है, ये भी बहुत प्रेमी लड़का है, इसके नंबर की जमीन है। और सकलैन अगर कहेगा तो मैं इस जमीन का पैसा भी अपनी तरफ से इनको दे दूंगा। नहीं, इसकी जरूरत नहीं, कहेंगे तो मैं दे रहा हूं। यह बात मैंने एसडीएम साहब को पहले बता दिया था। आप सारे सुन लीजिए, यह बात मैंने एसडीएम साहब को पहले ही बता दिया था कि सौहार्द कायम करने के लिए आपका भाई हूँ, आपके बीच में मैंने कभी भी मेरे कपड़े लत्ते को देख के आपको लगता है कभी आज तक? मैं तो बुलेट से चलाता हूँ, लगता है कि मैं विधायक हूँ। अब दिल दुखता है कि हम एक समाज के लिए अपनी मस्जिदें, अपने घर, अपनी जमीन दान कर देते हैं। 2 थप्पड़ खाकर हम खुद चुप हो जाते हैं कि चल ठीक है भाई, फसाद ना हो। क्योंकि हम आ भी पढ़ते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। वो कत्ल भी कर दें तो चर्चा नहीं होता। खंडवा मध्य प्रदेश में मोती मस्जिद के बाहर संस्कारी समाज की भीड़ पहुंची, जुलूस निकल रहा था शायद। अब मस्जिद के आगे तो अच्छों का ईमान जाग जाता है, अल्लाह के दर के आगे तो सबको अपना याद आ जाता है। भूले भटके लोग अल्लाह के घर के आगे आकर जो हैं फौरन चीखना, चिल्लाना, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। चलिए ठीक है, अब मस्जिद के आगे क्यों? सवाल है भाई। मैं कह रहा हूं आप यहां पढ़ो, 10 मीटर के आगे फिर पढ़ो, हनुमान चालीसा पूरे हिंदुस्तान में करो, हर हिंदू के घर के बाहर करो, हर मुसलमान के घर के बाहर करो, लेकिन ये मस्जिद के आगे कौन सा? हमारे यहां कहते हैं, मतलब मानता तो मैं नहीं हूं लेकिन ऐसा कहा प्राचीन समय से देखा जाता है। हुसैन टिकरी हो गई, ऐसे ही बहुत सारी जगह हैं, मज़ार हैं और कुछ बहुत सारी जगह हैं जहां पर कहते हैं कि किसी के ऊपर मतलब कुछ ऊपरी कुछ होता है, जिन जिन्नात भूत प्रेत, तो उसे वहां ले जाते हैं। जब वहां ले जाते हैं
तो वहां की तासीर यह है कि वहां जब पहुंचते हैं तो जिसके ऊपर कुछ होता है ना वो अपने आप देखा होगा, हंसो नहीं, ये होता है और मैं बहुत बढ़िया करता हूं। अब ऐसी भीड़ बहुत सारी है जो मस्जिद के आगे जाके कुछ ऐसी हरकत करने लगती है। ये मस्जिद की ताकत है, ये अल्लाह की ताकत है। देखिए, बस फसाद करना है। देखिए वो तो मुसलमान इतना बड़े दिल का है कि वो ना विरोध करता है ना शोर मचा। अगर मस्जिद के आगे कोई खड़ा होता ना छत पर तो यही भीड़ इल्जाम, थूक दिया थूक दिया थूक दिया थूक दिया। ऐसी बहुत सारी घटना हुई है। बेचारे मरता पिटता मुसलमान ही है। मुसलमानों पर हमला करने वाले, गिरोह बनाकर मुसलमानों को मिटाने वाले, मस्जिदों को तोड़ने का काम करवाने वाले और विवादित बयान देकर जो फ्रिंज एलिमेंट है वो है पिंकी चौधरी। नाम पिंकी लेकिन काम गुंडे वाले। पिंकी समझ के आप वो कमर पतली वाली लौंडिया समझ रहे हो? नहीं, बड़ा अजीब आदमी है, नफरत के अलावा कुछ नहीं आता। खास उसका प्राइम काम है मुसलमानों को, मुसलमान लड़कियों को बहला फुसलाकर उनका धर्म परिवर्तन कराना। जी हाँ, वही धर्म परिवर्तन कि अगर मुसलमान धर्म परिवर्तन करवा दे किसी का तो मुसलमान को जेल में सड़ा दिया जाता है। पूरे मुसलमान समाज को गालियां दी जाती है। लेकिन यहां पर कानून देश में दो तरह का है ना, हिंदू के लिए वही कानून अलग है और मुसलमान के लिए वही कानून अलग है। अब देखिए, इसके चाहने वाले भी हर दिन कोई ऐसा काम करते हैं जिससे दंगा हो। ये देखिए, अभी नहीं आ रही होगी इसकी, लेकिन यह मस्जिद की दीवार पर गलीज आदमी के फोटो के साथ हिंदू रक्षा दल का पोस्टर लगा रहा है। पूरी प्लानिंग देखिए, पूरी प्लानिंग से जानबूझकर मस्जिद पर पोस्टर लगवाया गया है और नीचे से ऊपर तक पूरा जो है वीडियो बनाया गया है। मैं तो कहता हूं मुसलमान ही जड़ा है कि तुम अपनी आंखों से देख रहे हो कि तुम्हारे मस्जिद पर यह बैनर पोस्टर लगाकर जा रहा है। और वहां मस्जिद के जो कार्यकर्ता हैं, किसी ने तो देखा होगा, लेकिन सब मुसलमान अंधे हो गए। कोई इस पर कार्रवाई भी नहीं करेगा। कमाल यह है, लाइव सबूत दे रहा हूं कि जो कानून मुसलमानों पर अप्लाई होता है वो कानून हिंदुओं पर अप्लाई नहीं होता है। यही पिंकी चौधरी आपके सामने, इसने यूपी गाजियाबाद में 2 मुसलमान लड़कियों का धर्म परिवर्तन करवाया है। एक का नाम खुशबू खान था, नाम बदलकर खुशबू शाहू रखा गया है। सोनिया खान दूसरी लड़की थी जिसका नाम सोनिया चौधरी रखा है। इस संगठन ने कहा है कि संरक्षण, सुरक्षा, सम्मान दिलवाएंगे। अब देखिए, इसमें पिंकी चौधरी की बहुत बाद में गलती है। सबसे बड़ी गलती हमारी खुद की बहनों की है, हमारे घर की लड़कियों की है। अब मुसलमान लड़कियों का भी अलग ही है ड्रामा। उनको मुसलमान लड़के पसंद नहीं आते। काले कलूटे, चिपके हुए आम की गुटली जैसे सड़े हुए दूसरे समाज के लोग पसंद आते हैं। छपरी। सिर्फ यही नहीं, आप अगर मैं थोड़ा और बाहर निकल जाऊं, धर्म से ऊपर हो जाऊं, तो आप देखिए, चाहे हिंदू है या मुसलमान, आज जो शादीशुदा लड़कियां, औरतें 2-2, 3-3 बच्चे होने के बाद अपना घबाघब चक्कर किसी और से चलाती हैं, उसके लिए अपने पति को कत्ल कर देती हैं। किसी ने मारकर अपने बेडरूम में जो है दफना दिया, ऊपर से टाइल लगवा दिया। कोई शादी भी कर लेता है, सुहागरात पर वो बेचारा ख्वाब देख के क्या जा रहा है, क्या ख्वाब लेके गया दिमाग में, और उसे वहां मार दिया जाता है बॉयफ्रेंड के द्वारा। ऐसी एक घटना है तो बताऊं। लेकिन मैं अपने घर के अंदर की बात करूं, हमारी कौम की जो लड़कियां हैं ना भाई, इनके हाथ में है मोबाइल। अब आप कहेंगे भाई तुम्हारी मानसिकता बड़ी गंदी है। साला शैतान यही है, ये मोबाइल शैतान है। फिर उसके बाद घर में वो जो है ना 43 इंच का शैतान, एक वो शैतान है। लेकिन जो ईमान वाली होगी ना, मैं कह रहा हूं नहीं पढ़ती नमाज, मैं कहता हूं नहीं करती वो हिजाब, मैं कहता हूं भाई तुम उसे कह ही नहीं सकते मुसलमान। लेकिन ऐसी बहुत लड़कियां हैं
जो भाई कम से कम इस चीज से गुरेज करती हैं, दूर रहती हैं ना। हाँ, बॉयफ्रेंड है, मुसलमान है, होनी होगी उससे होगी भाई, कहीं और थोड़ी ना जाएंगे। समझदार लड़की भाई ये काम कम से कम एक लिमिट मुसलमान लड़कियां बना ले, क्योंकि अगर मैं सिर्फ दीनी बात करने लगूं तो शायद मैं ये बातें ना कर पाऊं। तो मेरी बात का कोई बुरा ना माने, कोई हिजाब वाली लड़की अल्लाह वाली कहे रवा भाई तुमने तो गलत ज्ञान दे दिया, तो मैं तो नहीं कह सकता कि 18 साल की होते ही मुसलमान लड़कियों को शादी कर लेनी चाहिए। यहां पर भाई मेरा दिमाग अलग है, किसी को बुरा लगे तो भाई माजरत, कोई मौलवी कभी मुझसे नाराज हो जाए, समय के साथ चलना होता है। चलिए थोड़ा सा मैं ये क्लियर ही कर देता हूं, बुराई तो वैसे ले ही रखी है मैंने, 2-4 और सही। अगर आप 18-19 साल की लड़की की शादी कर देते हैं, 23-24 साल के किसी आदमी से, लड़के से शादी हो जाती है, तो हम क्या देख रहे हैं? घर में क्लैश हो रहा है, मायके में बैठी है बिटिया, जरा सी कोई बात हुई तो दहेज की भी मांग कर दी, मार पिटाई हो रही है। वहीं पर अगर वही लड़की 18 साल के बजाय 24-25 साल तक जब पूरी मैच्योर हो जाए, और तब तक जरूरी है कि वो पढ़ाई लिखाई करे, जरूरी है कि वो इतनी स्टेबल हो जाए कि अगर कुछ ऊंच नीच हो तो 15 से 20 हजार की नौकरी तो कम से कम वो कर ले हमारी बहन। तो लड़कियों के वालिदैन को देखिए, हमें लौंडे साला हम तो रिक्शा चला के भी कमा लेंगे। अबे यार पेंडल वाला नहीं कह रहा मैं, वो कह रहा हूं ई रिक्शा। हाँ, तो वो ई रिक्शा चलाकर, ठेला लगाकर हम कमा लेंगे। लौंडों का कोई भाई टेंशन नहीं होता है, लौंडे भाई लौंडे स्टार्ट होते हैं भाई, कर लेंगे। जैसे जाकिर खान ने कहा था कि कर लेते हैं कर लेंगे, मैं कह रहा हूं भाई करते हैं लड़के। कुछ भी, कोई भी पढ़ा लिखा हो चाहे जाहिल हो, लड़का कमाएगा। हमारे कंधे बचपन से मजबूत होते हैं। लड़की क्या करेगी? तो लड़कियों के वालिदैन को लड़कों से ज्यादा अपनी बेटी पर ध्यान देना चाहिए कि पढ़े, पढ़ाई जरूरी है। अब दिक्कत यहां पर है, लौंडियाई जब हर्राफा निकल जाए तो क्या करें? अब्बा ने भेजा कॉलेज में पढ़ने जाओ, यहां से जा रही हैं बैठ के मेट्रो स्टेशन तक हिजाब में, और मेट्रो स्टेशन पर जाकर जो हिजाब उतरा, अंदर से नंगी पुंगी लौंडिया निकली और ये बाल खोले, ये नखरे दिखाया, और ये लिपस्टिक, ये चिपस्टिक, ये कजरा, ये ब्लश, ये अरे भाई बहन मेरी पढ़ने जा रही है, मॉडलिंग करने जा रही है। अब यहां से जो रास्ता बदलता है लड़की का, अब वो कहां पढ़ाई करेगी? एवरेज मार्क्स आएंगे, क्या पढ़ाई पे ध्यान देगी? क्या कॉलेज में जाकर पढ़ेगी? प्रोजेक्ट करने के बजाय रात को है, अब तो भाई वीडियो का जमाना है, अपने बाबू को फोटो भेज के कहेगी देख के डिलीट कर देना। अच्छा एक से कहे तो समझ में आए, ज्यादा आगे जा रहा हूं क्या? ठीक है, मैं गुस्से में थोड़ा आगे पीछे हो जाता हूं, माफ कर दीजिएगा। सच है ये, सच है ये। अरे मेरी बहन, जिससे तू आशिकी लड़ा रही है, ये ससुरा तेरे से अलग 4 और चला रहा है। तेरी तो पढ़ाई खराब हो रही है, तेरे पास है 2-3 साल, उसके बाद तेरी शादी तो होनी है कहीं। जिससे तू आशिकी कर रही है, ये ससुरा तुझसे शादी नहीं करेगा, क्योंकि वो खुद बेरोजगार घूम रहा है, और अगर रोजगार है तो अपनी पसंद से तो करेगा नहीं। ये हो रहा है, आशिकी करेंगे किसी और के साथ, प्यार का दावा करेंगे किसी और के साथ। जब 2-3 साल में, अब तो 2-3 साल मैंने बहुत बोल दिया, 4-6 महीने बाद बिस्तर वाला काम हो जाए, एक बार नहीं हो, ऐसे भी लड़के हैं भाई, एक तो एक बार वाले होते हैं, ये होता है भाई मतलब हाँ ठीक है 2-4 महीना आराम से रखो। जब उनका मन भर जाता है तो या तो उनको दूसरी चाहिए, ये सब चलता रहता है इनका। फिर क्या करते हैं, ये करेंगे अपने अम्मा अब्बा की मर्जी से शादी, अरेंज करेंगे। इसमें 2 लालच, एक तो जो अम्मा लाएंगी भाई वो मुझे पता खूबसूरत लेके आएगी, खानदान में मिल जाए, मैं अपने भाइयों की बात कर रहा हूं, अपने खानदान में मिल जाए तो खाला की, लौंडा होगा कौवा कलुआ, लौंडिया मिल जाएगी खूबसूरत, क्योंकि खानदान में मिल रही, खानदान की है ना, हो गई। दूसरा, रोजगार हो या नो, रोजगार हो या नो, बेरोजगार होना चाहे रिश्तेदारी में चलो हो जाता है, चलो मिल बांट के हो जाएगा। आप समझ रहे हो? अब उसका पता है कि भाई मैं अब जितना खेलना था खेल चुका हूं, अब तो अम्मी की पसंद करूंगा। 100 चूहे खा के बिल्ला हज को चला। यह सच्चाई है। तो मेरी बहनों के वालिदैन, सबसे मेन बात ये, आप अपनी बेटी को पढ़ाइए और
हाँ, अब यहां पर एक चीज और, वालिदैन सोशल मीडिया पर अपनी बिटिया को छोड़ देंगे आजादी के नाम पर। अब बिटिया सोच रही है कि पढ़ लिख कर 30,000 की नौकरी करूं मैं, और पढ़ाई है बहुत मुश्किल, जरा सा रुपट्टा में नीचे कर दूंगी, सोफिया दीदी जैसे करती है, या अब तो बिना सलवार की भी वीडियो चल रही है, या तो मास्क लगाकर नाच लो, पेट में एक छेद है, ढोड़ी जिसे कहते हैं, वो ढोड़ी दिखा दो, लौंडे पागल, चैनल मोनेटाइज, डॉलर में पैसा कमाऊंगी, 4 साल बाद 30,000 रुपए कमाऊंगी, और यहां 3 लाख रुपए कमाऊंगी। समझो, फैक्ट बोल रहा हूं भाई, इसलिए बुरा हूं। माँ बाप जो बड़े अच्छे होते हैं शुरू में मना करते हैं, उनको जब दिखता आ रहा है भाई 10,000 रुपया आ गया, पहली कमाई 10, फिर 30, चलो, फिर वो अनदेखा करना शुरू करते हैं, हाँ कर रही होगी, अस्सलाम वालेकुम हाजी जी, लौंडिया बड़ी अच्छी वीडियो बनाती है भाई, हमें क्या पता, हमें तो मोबाइल पे चलाना ना आवे है, पता नहीं क्या करे, हमें ना बताओ है, हमारा दूसरा बहाना, हमारे हाथ से तो निकल गई लौंडिया, हमारे तो सुनती ना है। वैसे उल्टा सीधा कुछ काम नहीं करती, वो वीडियो में थोड़े मोबाइल में ये 2-4 वीडियो बना दे बे है। हाजी जी इतने हरामी है, सब पता है उन्हें, क्योंकि हाजी जी के हाथ में भी तो आ रहा है, लड़कियां औलाद भी बड़ी चालाक, आ रहा है 30,000 रुपया तो पकड़ा दिया अब्बा को 10,000 रुपया, बच्चू अंधे हो गए। ये हमारे समाज की सच्चाई है, इसलिए पूरा ये समाज गलत ट्रैक पर। अब क्या हो रहा है, अब पकड़े जा रहे हैं वो लोग जो गाली बक बक कर वीडियो बना रहे थे, चाहे लड़का हो लड़की। लेकिन कमाल भारत का ये है, और जो कानून 2 तरह का है, एक कानून 2 तरह से अप्लाई होता है। हिंदू गंदे क्रिएटर की ना कंप्लेंट होगी, ना उनको बुलाया जाएगा थाने, आमिर TRT जेल में चल गई, महक परी तू जेल में चल गई। अबे भाई रूल लाओ, रूल सबके लिए बराबर लाओ, एक स्टाफ बनाइए, एक टीम बनाइए, गवर्नमेंट टीम बनाए, सोशल मीडिया पर नजर रखे, एक लिमिट बनाई जाए कि भाई इतना कंटेंट तक बर्दाश्त किया जाएगा, इससे ज्यादा नहीं। अंदर हो गए, लेकिन ना मुल्ले पकड़े जाएंगे। झारखंड के एक इलाके में हाईवे पर एक कावड़ियों से भरी हुई बस ट्रक से टकरा गई। भाई 18 कावड़िए बेचारे उसी वक्त मारे गए और 20 घायल हैं। कितना बुरा हुआ, किसी को खुशी नहीं होगी, और जो खुश हो वो खुद हराम का बच्चा है, उसके अंदर इंसानियत ही नहीं है। लेकिन खुदा की कसम, यही हादसा अगर दूसरी तरह से होता है, अब देखिए ना यार, गाजा में जब लोग मारे जा रहे हैं, भूखे हैं, तो एक सड़ा हुआ समाज का सड़ा हुआ अंग सोशल मीडिया पर मजाक उड़ा रहा है, खुशियां मनाता है। ये मानसिकता है किनकी, पहचानो समाज में। भाई एक बात मैं क्लियर बता दूं आप लोगों को, हिंदू हो या मुसलमान, मेरे तमाम भाईजान मेरी बात सुने, जो टीवी के अंदर डिबेट में जो मुल्ला मौलवी बुलाया जाता है, वो मुल्ला मौलवी नहीं, नाम का होता है। वो 8,000, 10,000, 15,000 लेकर वो शो में जाते हैं, जबरदस्ती की बहस होती है, और यही उनका कमाई का जरिया होता है। वो मुसलमानों के प्रतिनिधि नहीं है। अब हुआ क्या, एक ऐसे ही गोदी मीडिया के शो पर गए मुल्ला जी साजिद रशीदी, भाजपाई हैं। इन्होंने माननीय डिंपल यादव, जो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की धर्मपत्नी हैं, उनके बारे में अपशब्द पहले भी बोले थे और इस दिन भी बोल दिए। हुआ क्या, थपड़िया दिए गए जी, स्टूडियो में पेल दिया गया। मुझे खुशी है, एक क्यों मारा, 4 मारने चाहिए थे। देखिए मेरे साथ देखिए, ये देखिए, अभी खड़े हुए हैं जी, मुल्ला जी खड़े हुए हैं। किसी भी बहन बेटी के लिए, बल्कि अपने दुश्मन के लिए भी तुम अपशब्द इस्तेमाल क्यों कर रहे हो? ये मौलवी के तो पड़ गया, मौलवी की तो मानसिकता नहीं है। फेमस होना था, हो गए फेमस। तो याद रखिएगा, अगर कोई अम्मामे वाला, टोपी वाला, दाढ़ी वाला डिबेट में आएगा ना, तो उसकी बात, उसकी आवाज की नरमी आपको बता देगी कि ये है असली मौलवी, मौलाना और आलिम, पढ़ा लिखा।
ये नहीं 4 सर्टिफिकेट कर लिए, कौन से मदरसे से पढ़े, कहाँ से पढ़े, पीछे से बैकग्राउंड क्या है, इनका कुछ पता ही नहीं है। सबको दाढ़ी देखकर मुल्ला मत समझो, दाढ़ी देखकर ईमान वाला मत समझो। दाढ़ी से अगर ईमान का फैसला होता तो सबकी दाढ़ी होती और सब जन्नत में जाते। उम्मीद करता हूं कि आप मेरा साथ देंगे इसी तरह से, ताकि आपके सामने सच बोलता रहूं। जैसा उम्मीद की गई थी, मेरे लोगों ने एज यूजुअल जो है मुझे डिसअपॉइंट किया। हालांकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि लोग ऐसा कर देंगे। रज़ा गाफ़ी अनस्क्रिप्टेड अभी तक कितने लोगों ने फॉलो किया? दुख हुआ भाई, हमें तो अपने ही धोखा देते हैं, गैर तो फिर भी साथ देते हैं। दुश्मनाने दीन, सच बोलने वालों से दुश्मनी रखने वाले एक झुंड ने हमारे मेन इंस्टाग्राम हैंडल रज़ाग्राफी_ऑफिशियल को उड़वा दिया, सस्पेंड करवा दिया। मैंने पूरी उम्मीद और यकीन से अपनी उम्मत और कौम से कहा, मेरे इस अकाउंट रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड को फॉलो करके दुश्मन को बताइए कि मैं अकेला नहीं हूँ, लेकिन मैं गलत था, मैं अकेला हूँ, अल्लाह मेरे साथ है, इसके सिवा कोई नहीं। मैंने अल्लाह वालों से कहा था, अपनों से कहा था कि फॉलो करिएगा। क्या कर सकते हैं, अपने साथ देते तो शर्जील इमाम और ऐसे एक्टिविस्ट अभी तक जेल में ना होते। अपने साथ देते तो आज हम जैसे सच बोलने वाले अकेले ना होते, मेरे ऐसे 50 और होते। अपने अगर साथ देते तो आज मुसलमान का हाल ऐसा ना होता जो पूरे हिंदुस्तान में है। सबको अपने आप से मतलब है, ये इस दुनिया की कड़वी सच्चाई है। खैर, मैं हूँ रज़ा और आप देख रहे थे रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड का नेशनल प्राइम टाइम शो। जय हिंद।